तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। गाइस आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि चैप्टर 12.1 के आज क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। और इस चैप्टर से आपके लगभग ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में एक या दो बार पूछे नहीं गए हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा। और अगर बात कर लेते हैं हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल, जिसमें आपके प्लेन हैं, ठीक, और जो बताया जा रहा है आपको द पॉइंट इन स्पेस है एंड स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो है पीछे से 3 चैप्टर आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सबको आप लोग पूरा सॉल्व जरूर करिएगा। और आज आपको बताएंगे हम इसका चैप्टर नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक की। अभी तक हमने इसका पिछले वीडियो में बताया था आपको इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले को, क्योंकि इस चैप्टर में सभी क्वेश्चन आपके फार्मूले बेस पर आधारित हैं। पहले आपको फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी वीडियो बन चुकी है। उसका जो प्ले लिस्ट हुआ है मैथ का, उसमें वीडियो पढ़ चुकी है। और जो वीडियो हमने बताया था उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। उसमें हमने पहले आपको बताया था फार्मूला, उसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन भी आपको बताया गया है। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड से हम क्यों शुरू कर रहे हैं आपको इसका कारण भी बता देते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इस चैप्टर का दिया गया है, उस कह रहा है अष्टक ज्ञात करने के लिए। तो अष्टक कैसे ज्ञात करते हैं हमने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो उसको भी हमने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से आपके वहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। तो गाइस इस प्रकार के आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज पूरी नॉलेज आपको हम इस वीडियो के द्वारा देंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। आप लोगों को समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ना समझ में आएगा तो आपके ऊपर है, लाइक भी कर सकते हैं अनलाइक भी कर सकते हैं, हम आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है बिंदु P है जो कि -235 दिया है, Q है 123 दिया है और R दिया है 70 -1। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये दोनों जो तीनों पॉइंट दिए हुए हैं ये आपस में आपके संरेख हैं। तो संरेख मतलब एक ही रेखा पर हैं, तो आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए आपका एक फार्मूला होता है, जब एक ही रेखा पर होते हैं तो ये फार्मूला होता है कि फर्स्ट और थर्ड जो पॉइंट दिए रहेंगे, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट जो आपके दिए रहेंगे, ठीक, उनके बीच की दूरी अन्य दो पॉइंट के बीच की दूरी के बराबर होगी, योग के बराबर होगी। जैसे देखिए इसमें P और R फर्स्ट थर्ड हैं, ये जो होगा अन्य जो पॉइंट रहेंगे उनके बीच की दूरी के योग के बराबर होगा, यानी PQ एंड QR के योग के बराबर होगा। तो आइए निकालते हैं। तो आपको मतलब इसी प्रकार से लिखना है, प्रूव करना है PR जो आएगा वह QR और PQ के बराबर होगा। तो उसके लिए बीच की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमने सेकंड क्वेश्चन बताया था। तो जब सेकंड क्वेश्चन आपको हमने पहले ही सॉल्व करा दिया, तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इससे भी आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि उसमें भी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो देखिए यहाँ पर पी क्यू निकालेंगे, तो पी क्यू निकालेंगे तो बीच की दूरी आपको निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है, हमने पिछले वीडियो में ही जस्ट इस पर बात की थी, होता है फार्मूला √x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग प्लस z2 - z1 का होल वर्ग होता है। तो यहाँ पर देखिए पी और क्यू हैं, तो क्यू वाला जो है आपका x2 y2 z2 और पी वाला x1 y1 z1। तो x2 - x1 तो x2 का मान 1 है और माइनस होता है
x1 तो ये भी -2 है इसलिए +2 हो जाएगा इसका होल वर्ग, प्लस y2 - y1 यानी 2 - 3 का होल वर्ग, प्लस z2 - z1 यानी 3 - 5 का होल वर्ग। इसको कर लेंगे तो √14 आपका आ जाएगा पी क्यू का मान, √14 आपका पी क्यू का मान आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लें क्यू आर की, क्योंकि हमें क्यू आर भी निकालना है और लास्ट में पी आर भी निकालना है, तो अगर हम बात कर लें क्यू आर की तो √x2 - x1 का होल वर्ग, यानी x2 का मान 7 है, माइनस x1 करेंगे तो 1, 7 - 1 यानी 6 का होल वर्ग आएगा, प्लस y2 - y1 यानी 0 - 2 करेंगे तो -2 बचेगा इसका होल वर्ग, प्लस z2 - z1 यानी -1 और यहाँ -3 का इस होल वर्ग हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा √56। √56 को आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, क्या आएगा आपका आ जाएगा 2√14, 2√14 आपका आ जाएगा क्यू आर का मान। ठीक, उसके बाद आप लोग निकालेंगे पी और आर के बीच की दूरी। तो पी देखिए पॉइंट दिया गया है, आर पॉइंट दिया गया है, तो पी आर बराबर निकालेंगे। तो पी आर बराबर जब होगा तो √x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1 इसमें भी करेंगे। तो x2 इसके लिए 7 है और x1 -2 है, तो देखिए x1 नेगेटिव है तो नेगेटिव चिन्ह भी रहता है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो 7 + 2 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 यानी 0, y2 है और 3 y1 है तो 0 - 3 का होल वर्ग प्लस z2 - z1 यानी -1 - 5 का होल वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे तो √126 आएगा, तो 126 को हम तोड़ लेंगे गुणनखंड विधि से, तो आएगा कि आपका आएगा यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 3 7, तो आपका निकाल लेंगे तो 3√14 आ जाएगा। ठीक, तो 3√14 आ जाएगा। और प्रूव आपको क्या करना था, पी आर की वैल्यू जो है अन्य दो पॉइंट के योग के बराबर रहना चाहिए बीच की दूरी के। तो पी आर बराबर 3√14 आया था, पी क्यू √14 आया था और क्यू आर 2√14 आया था, दोनों को जोड़ेंगे तो 3√14 = 3√14। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि यह प्रूव हो चुका, इसलिए आप लोग लिख सकते हैं जो आपके तीनों पॉइंट दिए गए हैं क्वेश्चन में, ये तीनों आपस में संरेखा की रेखा पर हैं। तो गाइस आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए जब आपको क्वेश्चन समझ में आता होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर किया करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छी प्रकार कर सकें। और बात करते हैं बैक की, तो बैक आप लोगों की आए कि नहीं, आपको मैथ में तो आपकी बैक आएगी ही नहीं अगर आपने सभी वीडियो को अच्छी प्रकार से देखा है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके दो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट क्वेश्चन कहा है, आपके बुक में दिया है ए बिंदु दिया है, ठीक, बी बिंदु दिया है और सी बिंदु दिया है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ए बी सी, मतलब इसका कोई मान दिया है 1 2 3 4 कुछ भी दिया है, कह रहा है सिद्ध करना है कि ये जो हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ये जो हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, आपको यह प्रूव करना है। तो कैसे आप लोग प्रूव करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है आप लोग जानते हैं उनके दो भुजाएं जो रहती हैं वो बराबर रहती हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। तो मान लीजिए ए बी और सी हैं, तो मान लीजिए ए बी और बी सी बराबर हैं आपके, तो यानी इनके बीच की दूरी अगर हम निकाल लें, ए बी के बीच की दूरी बी सी के और सी ए के, तो ए बी और अगर बी सी के बीच की दूरी बराबर आ जाती है तो समझ लीजिए वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, नहीं आती है तो नहीं है, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब उसको हम क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी वही कहा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, इसको भी इसी प्रकार प्रूव करना है। बस आपको समद्विबाहु तो निकालना है, साथ साथ इसमें समकोण भी निकालना है, तो इसमें आप लोग दोनों समझ जाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो समकोण के लिए आपका जो रहता है समकोण त्रिभुज देख लीजिए आपका इस प्रकार से बनता है। तो इसमें मान लीजिए यह ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो कर्ण जो होता है अन्य दो भुजाओं के योग वर्ग के योग के बराबर होता है, जो बड़ी भुजा होती है। तो अगर उस प्रकार से आ गया तो आपका समकोण हो जाएगा।
तो इसमें आपको ये प्रूव करना है, सेकंड में दिखाना है कि जो बिंदु दिए गए हैं आपके तीनों बिंदु एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले इनके बीच की दूरी मान लेंगे, ये जो बिंदु हैं वो पी क्यू आर हैं। मान लीजिए पी .0710, क्यू -166 एंड आर -496 हैं। तो समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों इसमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्रूव करते हैं समद्विबाहु के लिए। जब तीनों पॉइंट निकल जाएंगे तो हम समकोण के लिए प्रूव कर लेंगे। तो सबसे पहले P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे। तो √x2 - x1 होता है, तो x2 का मान -1 - 0 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 तो 6 - 7 का होल वर्ग प्लस z2 - z1 यानी 6 - 10 का होल वर्ग। इसे सॉल्व करेंगे तो PQ की वैल्यू आ जाएगी √18। अब आगे चलते हैं, QR को निकालते हैं। QR भी उसी तरह निकलेगा। तो Q ये है और R आपका यहाँ पर है। तो √x2 - x1 यानी -4 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 यानी 9 - 6 का होल वर्ग प्लस z2 - z1 यानी 6 - 6 का होल वर्ग। तो QR बराबर अब भी आपका आ जाएगा √18। उसके बाद P और R का निकालेंगे। P और R का, तो P यहाँ है और R यहाँ है। तो √x2 - x1 यानी -4 - 0 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 यानी -9 - 7 का होल वर्ग माइनस नहीं +9 - 7 का होल वर्ग प्लस z2 - z1 यानी 6 - 10 का होल वर्ग। इससे निकालेंगे तो आएगा √36। √36 आ गया। अब देखिए प्रूव करना है कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हैं। तो समद्विबाहु में हमने आपको बताया था दो भुजाएं बराबर रहेंगी। तो PQ और QR देखिए आपके बराबर हो गए, इसलिए जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। 2 साइड्स आर इक्वल हैं, इसलिए प्रूव हो गया। ठीक, और PR बराबर यहाँ से आपका 6 आ जाएगा। तो समद्विबाहु के लिए हमने बताया PQ बराबर QR है, इसलिए ये 2 साइड्स इक्वल है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गए हैं। ये समकोण त्रिभुज के लिए हमने बताया था जो बड़ी भुजा रहती है, मान लीजिए PR और एक Q था, सॉरी गलती हो गया यहाँ पर। देखिए बड़ी भुजा आपकी PR और Q है, तो PR का जो स्क्वायर रहेगा वह PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए √18 का स्क्वायर प्लस √18 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर यानी 36 इज इक्वल टू 36। तो इसलिए ये भी प्रूव हो गया कि यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो गाइस आपको यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, आप भी कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो बिंदु दिए गए हैं A 3 to 5, B -4 to -2 को मिलाने वाली रेखाओं को 4:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का ये रहा है। दो बिंदु दिए गए हैं यह और इनकी रेखाएं जो 4,3 में विभाजित हो रही हैं उनके निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो बस फार्मूले पर है, फार्मूला अगर आपने पढ़ लिया तो समझिए क्वेश्चन आपका हो चुका। फार्मूला सबसे पहले क्या था, निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी x, y और z की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। x, y और z की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था। x की वैल्यू निकालने के लिए m(x2 + n x1 अपान m + n) होता है। y के लिए होता है m(y2 + n y2 अपान m + n)। z के लिए भी यही होता है m(z2 + n z1 अपान m + n) हो चुका। तो m/n की वैल्यू दिया है 4:3। x1 की वैल्यू बिंदु A से निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, y1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, z1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। उसी प्रकार से x2 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू 2, z2 की वैल्यू -2 हो गया। सबसे पहले हम x पर चलते हैं। तो x बराबर देखिए क्या आएगा, तो यहाँ में x2 फार्मूला लिख दिया गया है। m की वैल्यू 4 है तो 4 × x2 की वैल्यू देखेंगे -4, 4 × -4 प्लस n की वैल्यू 3 तो 3 × x1 की वैल्यू 3, 3 × 3 अपान m + n यानी 4 + 3, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको -1।
वाई पर चलते हैं तो आप लोग देखिए सभी वैल्यू एक बार नोट कर लीजिए। आप लोग हमारे साथ चलिए तो नोट करते हुए चलिए, सब वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि हम बार बार स्क्रॉल करके नहीं पढ़ा सकते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है और आपको समझ में भी नहीं आता। इसलिए आप लोग एक जगह कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मान रखते हैं, कहीं गलती हो तो आप लोग बताइए। तो my2 प्लस ये हो गया y के लिए, तो m की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 2 प्लस 3 n की वैल्यू एंड y12 अपॉन में m प्लस n। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। बात करते हैं z की, तो z बराबर mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। तो m का वैल्यू 4, z2 माइनस 2 प्लस n की वैल्यू 3 इंटू z1 5 अपॉन m प्लस n। तो z की वैल्यू +1 आ जाएगी आपकी। इस प्रकार से जो निर्देशांक आएंगे आपके वो आ जाएंगे -1, 2 और 1। तो गाइस आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन मिलता है 6। एक क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1, 5, -1, 0, 4, -2 एंड 2, 3, 4 से दिए जाएं तो उसके शीर्ष ज्ञात करना है। शीर्ष आपको ज्ञात करना है, तो शीर्ष कैसे ज्ञात करते हैं आइए उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कोई त्रिभुज आपने बनाया जो कि त्रिभुज है ए बी एंड सी। आपके त्रिभुज बन गए ए बी एंड सी, आपका यह त्रिभुज हो गया, ठीक। और ए बिंदु का जो निर्देशांक है उसको मान लिया x1 y1 z1, बी का मान लिया x2 y2 z2 एंड सी का मान लिया x3 y3 एंड z3, ठीक। और देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया है, तो मान लेंगे हम जो ए और सी का मध्य निर्देशांक है वह डी है। तो डी की तो ए और सी का सबसे पहले निकालेंगे तो उसकी जगह लिख दिया 1, 5, -1। उसके बाद ए और बी की जो मध्य बिंदु है वह ई है, तो उसके निर्देशांक 0, 4, -2 एंड बी एंड सी की जो मध्य बिंदु है वो 2, 3 एंड 4 है, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया एफ से। इतना आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने पढ़ा होगा फार्मूला, पीछे की वीडियो में बताया था हमने, एक विभाजन का सूत्र होता है मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए एक विभाजन का फार्मूला होता था, तो आपको पता होगा। तो ये होता था कि जो डी ए सी का मध्य बिंदु रहता था, जो मध्य बिंदु रहे, ठीक। मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए मध्य बिंदु निकालना है किसी भी पॉइंट का, तो मान लीजिए डी का मध्य बिंदु निकालना है, तो आप लोग कर सकते हैं डी बराबर क्या कर सकते हैं, और एक किसका मध्य बिंदु है ए सी का, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2, ठीक। y1 प्लस y3 अपॉन 2, z1 प्लस z3 अपॉन 2 होता है। तो सबसे पहले हम x का निकालेंगे, x के लिए तो यहाँ पर देखिए d जो है ए सी का मध्य बिंदु है, तो इसके लिए हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले x वाला लेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद x1 प्लस x3 अपॉन 2 ये हो गया। यहाँ से x1 और x3 की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसे इक्वेशन फर्स्ट माना। थोड़ा और आगे चलेंगे तो वहाँ पर हम y की वैल्यू अप करेंगे, तो यहाँ पर 5 है, तो 5 के बराबर आएगा y1 प्लस y3 अपॉन 2। तो यहाँ से y1 प्लस y3 बराबर 10 आएगा, इक्वेशन सेकेंड। फिर z की वैल्यू पाएंगे, तो z की वैल्यू यहाँ निर्देशांक में -1 है, तो -1 इक्वल टू z1 प्लस z3 अपॉन 2, या z1 प्लस z3 बराबर -2 आएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो गाइस आपसे हम बार बार कह रहे हैं वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, एक एक टॉपिक को बताया जाएगा, और यह जो क्वेश्चन बताया जा रहा है यह क्वेश्चन इसे आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि जो इक्वेशन आपके बन रहे हैं इन्हीं को अभी आपको सॉल्व भी करना है, तो हम बार बार स्क्रॉल नहीं कर सकते हैं, आप लोग नोट डाउन करते हुए आगे बढ़िए। तो यह इसके लिए हो गया। अब जो है इस पॉइंट के ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, इसके लिए निकालेंगे, तो देखिए क्या आएगा x के लिए, तो 0 बराबर आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, या यहाँ से x1 प्लस x2 बराबर 0 आएगा, इक्वेशन 4 हो जाएगा। y के लिए निकालेंगे तो 4 है, और y1 प्लस y2 y1, ठीक। तो y1 प्लस y2 बराबर 8 आएगा, इक्वेशन नंबर 5 यह आपका हो जाएगा। थोड़ा और आगे चलते हैं z के लिए, तो z1 प्लस z2 अपॉन 2 इक्वल टू -2 आएगा। एक कैसे आएगा आप लोग उसमें देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बराबर -4 आएगा, इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा।
बात करते हैं एफ की, तो यह जो है BC का मध्य बिंदु है, तो x2 प्लस x3 होगा। इसमें एक बार फिर से देखिए, स्क्रॉल करना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। तो एफ करेंगे तो x3 प्लस x2 अपान 2 इक्वल टू 2 आएगा, y2 प्लस y3 अपान 2 इक्वल टू 3 आएगा, z2 प्लस z3 इक्वल टू 4 आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सब बिंदु आपके निकाल दिए गए। अब हमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? जो आपके इक्वेशन बनकर आए हैं सबको हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। जो इक्वेशन बनकर आए हैं कैसे निकाले गए हैं सब आपको बताया है और यहीं पर डायरेक्ट हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 4 और 7 यानी फर्स्ट x वाले को हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो x1 की वैल्यू 1 आएगी, x2 की वैल्यू 3 आएगी और x3 की वैल्यू -1 आएगी। कैसे आएगी? आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हम कोई भी इक्वेशन दिया रहे, लीनियर इक्वेशन दिया रहे उसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम कुछ कॉमन लेके सॉल्व कर लेते हैं, घटाते जोड़ते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व किया तो x1 x2 x3 की वैल्यू आ चुकी। उसी प्रकार से समीकरण 2, 5 एवं 8 को हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो हमें y1 y2 y3 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर लिख दिया गया है। उस प्रकार हम z1 z2 और z3 की वैल्यू निकालेंगे। तो इन समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएंगे निर्देशांक। तो सबसे पहले a का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो x1 y1 z1 की वैल्यू लिखना है। तो x1 की वैल्यू आपकी क्या आई थी? 1 आई है, y1 की 2 आई है, z1 की 3 आई है। तो देखिए लिख दिया गया। b का निकालना है तो b का लिख दिया गया, c का निकालना है तो c का लिख दिया गया। तो गाइस इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी आपका होता है समाप्त। समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन आपको बताएंगे। 3 बिंदु दिए गए हैं, कह रहा है कि त्रिभुज के बिंदु हैं और इसका केंद्रक ज्ञात करना है। 3 पॉइंट दिए गए हैं, त्रिभुज के पॉइंट हैं, कह रहा है इसके केंद्रक आपको ज्ञात करना है। 7 का हम थर्ड नहीं फर्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसमें भी आपके इसी प्रकार 3 पॉइंट दिए गए हैं, उससे भी आपका केंद्रक ज्ञात करना है। और हमने फर्स्ट को ना बताकर सेकंड को क्यों बताया? क्योंकि हमने इसलिए बताया जो सेकंड क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछा भी जा चुका है 2-3 बार, इसलिए इसको हम बता रहे हैं। इसको जब समझ में आ जाएगा तो आप लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हमें बताइएगा, हम तो हैं ही। तो देखिए कह रहा है 3 बिंदु दिए गए हैं, इनके निर्देशांक ज्ञात करना है जो कि त्रिभुज के केंद्रक हैं, इसको आपको ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष ये दिए गए हैं, इसका केंद्रक आपको ज्ञात करना है। तो केंद्रक के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, हमने बहुत ही बात बताई इस पर, बहुत ही चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि केंद्रक का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए अगर x का निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3, z के लिए z1 प्लस z2 प्लस z3 अपान 3। बस हो चुका। तो इसमें भी करना है। x1 की वैल्यू यहाँ से आपका दिया है 1, तो 1 हो गया, प्लस x2 यानी यहाँ माइनस में है तो -2 हो गया, प्लस x3 यानी +2। टोटल सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। बात करते हैं y की, तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो y1 बराबर 1 प्लस y2 बराबर 4 प्लस y3 बराबर 2। तो इतना आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7/3 आएगी y की वैल्यू। बात करते हैं z की, तो z1 प्लस z2 अपान z3 अपान 3, तो 1/5 हो जाएगा। तो z बराबर 7/3। तो त्रिभुज के जो केंद्रक के निर्देशांक हो गए, देखिए यहाँ पर त्रिभुज के यहाँ केंद्रक लिख लीजिएगा। केंद्रक के निर्देशांक हो गए 1/3, 7/3 एंड 7/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सोच लीजिए अगर आ जाएगा तो आप लोग तो छोड़ेंगे नहीं, इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ, गलती आप लोग कर सकते हैं, गलती आप लोग कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? अपॉन में 2 करके, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है जब मध्य बिंदु निकालते हैं तो वहाँ पर भी x1 प्लस x2 होता है, अपॉन में 2 होता है, तो आप लोग गलती कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से सॉल्व कीजिएगा।
तो 7 का फर्स्ट सेकंड हो चुका, सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ लीजिए एक वर्ग बनाना है। तो वर्ग का मतलब जिसके चारों साइड्स बराबर रहें, चारों भुजाएं उसकी बराबर रहें, तो वह एक वर्ग के निर्देशांक होंगे, वर्ग के एक शीर्ष होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि बिंदु ए बी सी और डी एक वर्ग के शीर्ष हैं, आपको यह प्रूव करना है। तो सबके देखिए पॉइंट दिए गए हैं। ए का दिया गया है 111, बी का दिया गया है -241, सी का दिया गया -155 एंड डी का दिया गया है 2,2,5। कह रहा है कि यह जो हैं एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो शीर्ष होने के लिए करना क्या है, सभी भुजाएं बराबर रहेंगी। और सभी भुजाओं का माप कैसे निकालेंगे, माप के लिए समझ लीजिए बीच की दूरी का फार्मूला यूज करेंगे। तो ए बी यानी ए और बी के बीच की दूरी बराबर रहनी चाहिए, बी और सी के इसकी दूरी बराबर रहनी चाहिए, सी और डी के और सी और डी की डी ए के, यानी चारों का बीच का दूरी जो आएगा वह रहना चाहिए इक्वल। तभी समझ लीजिए आपके वर्ग के शीर्ष होंगे। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो x2 अंडर रूट में होता है, तो x2 - x1 यानी -2 - 1 का होल वर्ग, y2 - y1 यानी 4 - 1 का होल वर्ग, z2 - z1 यानी 1 - 1 का होल वर्ग आएगा। तो 0 हो जाएगा। अंडर रूट 9 + 9 यानी अंडर रूट 18 आ गया ए बी का मान। एक भुजा ए बी का मान अंडर रूट 18 आ गया। अब सभी भुजाओं का मान अंडर रूट 18 आना चाहिए। तो बी सी का निकालेंगे, तो बी और सी इसको देखेंगे। x2 - x1 यानी 1 - 1 + 2 का होल वर्ग प्लस 5 - 4 का होल वर्ग प्लस 5 - 1 का होल वर्ग, इसको करेंगे तो इसका भी अंडर रूट 18 आ चुका। ठीक, अब बात करते हैं सी डी की। तो सी डी भी यहाँ सी और डी दिया गया है। तो अंडर रूट x2 - x1 यानी 2 और यहाँ माइनस है +1 हो जाएगा, प्लस y2 - y1 यानी 2 - 5 का होल वर्ग, z2 - z1 यानी 5 - 5 का होल वर्ग। तो देखिए 9 + 9 यानी इसका भी मान आ गया 18। बात करनी है आपको डी और ए की। तो डी और ए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। तो डी यानी 2 - 1 का होल वर्ग होगा, नीचे हम कर दे रहे हैं डायरेक्ट, देखिए यहाँ पर। तो 2 - 1 का होल वर्ग प्लस 2 - 1 का होल वर्ग प्लस 5 - 1 का होल वर्ग, तो इसका भी मान आ गया अंडर रूट 18। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब चारों बराबर हैं तो लिख दीजिए सीधे वर्ग के शीर्ष हैं, बस। अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तो सभी बराबर हैं, इसलिए प्रूव्ड हो गया। अतः जो बिंदु दिए गए हैं एक वर्ग के शीर्ष हैं। 5 नंबर आपका फिक्स हो चुका। देखिए इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन ना छोड़िएगा, सिंपल भी क्वेश्चन है, आप लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम रहे, क्वेश्चन ना समझ में आए, तो हमें इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपने प्रॉब्लम को हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार से आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।